जो टैक्स पे करता है उसकी डेट, यूं समझ लो कि इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करता है। इंडिविजुअल आसान जबान में इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करता है। कब पे करेगा, उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट को कब जमा करवाएगा, ये सब कहलाती है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या सेल्फ असेसमेंट। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, सेल्फ असेसमेंट बोलो, एक ही चीज है। अब इंडिविजुअल के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ डेट्स हैं, इनको थोड़ा सा समझना है और इसी कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर ध्यान से समझोगे तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको एक बात बताएंगे कि देखो भाई, इंडिविजुअल का एक चीज होती है रिटर्न फाइल करना। रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न मतलब ये सेल रिटर्न नहीं है, या वो पता है। रिटर्न फाइलिंग डेट मतलब इस तारीख को गवर्नमेंट को हिसाब किताब जमा कराएंगे। रिटर्न फाइलिंग की तारीख। अब इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है, ये मिस्टर है या मिस है। इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ऑफलाइन रिटर्न जमा करवाए, पेपर रिटर्न कागज जमा करवाए, या ऑनलाइन रिटर्न जमा करवाए। वैट और कंपनी के पास पेपर रिटर्न की कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां से ऑनलाइन ही है और वहां एक ही डेट है। इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शन है, जाके कागज जमा करवा दे या ऑनलाइन जमा करवाए। हमारा टैक्स ईयर है 22-23। अपने कौन से टैक्स ईयर पे खड़े हैं मेरे भाई? 22-23 इंडिविजुअल है ना। तो पेपर रिटर्न जमा करवाने की तारीख है 31 अक्टूबर 2023, और अगर ऑनलाइन जमा कराते हो तो थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है, 31 जनवरी 2024। ये डेट फिक्स है रट्टा मारने का। 31 अक्टूबर 23, 31 जनवरी 24, खल्लास। ये रिटर्न जमा कराने की डेट्स हैं इंडिविजुअल के लिए। गवर्नमेंट अगर नोटिस दे दे, एचएमआरसी, क्या एचएमआरसी इंतजार ही करेगा कि भाई इनकी जब रिटर्न की डेट आएगी जब भी रिटर्न मिलेगा, इससे पहले अगर हमें कुछ समझना है कुछ पूछना है तो हम पूछ नहीं सकते? तो नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। बदमाश, पिंड द चौधरी इज एचएमआरसी। एचएमआरसी आपको नोटिस इशू कर सकता है। अगर एचएमआरसी आपको नोटिस इशू कर दे तो यू हैव ओनली 3 मंथ्स, 3 मंथ्स टू सबमिट द रिटर्न। ये एक जर्नल सी बात हो गई कि सर नॉर्मली 31 अक्टूबर पेपर रिटर्न के लिए, 31 जनवरी ऑनलाइन रिटर्न के लिए, लेकिन अगर एचएमआरसी हमें नोटिस इशू कर दे तो 3 महीने के अंदर दौड़ते हुए भागते हुए हम फॉर्मल नोटिस जमा करवाएंगे। ये कंपनीज में भी एचएमआरसी के 3 महीने ऐसे ही हैं। हाँ, वहां डेट्स अलग हैं, यहाँ पे डेट्स अलग हैं, लेकिन एचएमआरसी का जो पावर है ना कि 3 महीने में भगा के आपसे रिटर्न जमा करवाता है, वो पावर एचएमआरसी का हर जगह पे यूनिक है। यहां तक कोई तकलीफ है सर? क्लियर है। अब टैक्स रिटर्न में क्या होता है? टैक्स रिटर्न में क्या क्या होता है भाईजान? टैक्स रिटर्न में रिटर्न भरने वाले का नाम होगा। सर टैक्स रिटर्न में क्या क्या होता है? सुभान अल्लाह, बड़ा जबरदस्त सवाल। भाईजान बंदे का नाम होगा। क्या होगा? बंदे का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, और उसकी इनकम की डिटेल होगी, और उसकी टैक्स की वर्किंग होगी। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। बस। टैक्स पेयर कंप्लीट करता है रिटर्न, जिसको, जिस पे इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। इसको कहते हैं फॉर्म नंबर SSO। ऐसे 100 का मतलब ये है कि जिसमें बंदे की बेसिक इन्फो या बेसिक डिटेल्स होती हैं। बेसिक डिटेल्स बोले तो आसान भाषा में उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उसकी डिटेल, वगैरह वगैरह। और फिर आपको पता है, अगर कोई सी भी इनकम कमाओगे, एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, ट्रेडिंग इनकम हो, प्रॉपर्टी इनकम हो, ये सारी की सारी आपने जो है वो गवर्नमेंट को रिटर्न में भर के देनी होती हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। और जो ट्रेडिंग इनकम वाले लोग हैं ना, जो ट्रेडिंग इनकम वाले लोग हैं, उनके लिए एडिशनल भी फॉर्म होता है। इसी फॉर्म में कुछ पेजेस होते हैं जिसमें वो अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताते हैं, एम्प्लॉयज की डिटेल भी बताते हैं। और जो ट्रेडिंग इनकम पार्टनरशिप वाले होते हैं ना, वो हर पार्टनर की अलग अलग डिटेल भी
देते हैं कि हमारे 4 पार्टनर हैं, इसका नाम ये, इसका एड्रेस है, इसका ये, दूसरे का नाम ये, एड्रेस है ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। यानी ये ऐसे 100 के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ जो कमाया, आमालनामा है ये आपका साल का टैक्स के हिसाब से आमालनामा है, डिटेल है, क्या कमाया, क्या खर्च किया, और ट्रेडिंग इनकम है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके कितने लोग आपके पास काम करते हैं, और पार्टनरशिप है तो कितने पार्टनर आपके पास हैं, ये सारी डिटेल इसके अंदर होती है। इसमें कोई तकलीफ? नो सर। फिर एक और चीज होती है, एक बंदा पहली मर्तबा जिस पे टैक्स लग रहा हो, नोटिफिकेशन ऑफ चार्ज एबिलिटी, एक इंसान जिस पे पहली पहली मर्तबा टैक्स लग रहा हो तो उसको जरूरी है कि वो गवर्नमेंट को बताएगा। यानी जो पहले टैक्स नहीं देता, जैसे मिसाल के तौर पे आप यूके में हैं, आप नए नए ताजे ताजे एसीसीए किया आपने और यूके में जॉब शुरू की और पहली मर्तबा आप पे टैक्स लगेगा। यानी आपको ना गवर्नमेंट ने मांगा है टैक्स, आपको पता है कि भाई मैं कमाने लगा हूं तो मुझे टैक्स लगेगा, तो आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? नोटिफाई। क्या करना पड़ेगा? एचएमआरसी को नोटिफाई करना पड़ेगा। नोटिफाई। और आसान भाषा में आपके लिए जो डेट नोटिफिकेशन की है, आपको 5 अक्टूबर 2023 तक गवर्नमेंट को नोटिफाई कर देना है। ठीक है, इसमें आप कैलकुलेशन नहीं करते, इसमें आप कैलकुलेशन नहीं करते, सिर्फ आप गवर्नमेंट को खबरदार करते हैं, ए गवर्नमेंट इस साल अपन टैक्स देगा तेरे को, बस खलास। गवर्नमेंट को नोटिफाई करते हैं, गवर्नमेंट खुश हो जाती है, और अगर नोटिफाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप पे पेनल्टी होगी। बात समझ आती है? यस सर। एक आदमी नया नया जॉब पे लगा, ठीक है, ये मैं पहले हेडिंग लिखता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इफ नो रिटर्न इज फाइल्ड। अब ये किसको कहो आप? खुद से सियाना बनने की कोशिश करना। एक इंसान होता है ना खुद से सियाना बनता है, ये बताए क्या करेगा। एक बंदा है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है मिस्टर लाला। अब मिस्टर लाला जो है, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने एसीसी कर लिया, यूके में जॉब पे लग गए। अब या यूके में कोई छोटा मोटा ट्रेडिंग का काम शुरू किया, गवर्नमेंट को बताया नहीं कि गवर्नमेंट में टैक्स देने आ रहा हूँ। अब साल गुजरा, कोई रिटर्न नहीं जमा करा है, इसने पता है क्या बोला, गवर्नमेंट को क्या पता कि मैं कमा रहा हूँ, चुपचाप कमाते रहते हैं, मसला क्या है, कमाते रहो। कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, और रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। लेकिन ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश नहीं चल रहा है, ये यूके चल रहा है। हर चीज कनेक्टेड है, थोड़े टाइम में पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो पता है क्या होगा, गवर्नमेंट पता है क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा बेटा तूने रिटर्न जमा नहीं कराया, अब हम बताते हैं। एचएमआरसी पता है क्या करेगा, एचएमआरसी उसका टैक्स कैलकुलेट करेगा, में डिटरमाइन, एचएमआरसी में डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू। अगर आप अपना रिटर्न जमा नहीं कराओगे ना तो एचएमआरसी आपका टैक्स खुद कैलकुलेट करेगा। क्या करेगा? खुद कैलकुलेट करेगा, और वो जो भी कैलकुलेट करेगा आपको वो अच्छे बच्चों की तरह पे करना होगा। इसकी मिसाल यूं समझो कि सर अगर मैं अच्छे बच्चों की तरह खुद से टैक्स का रिटर्न जमा कराता तो मेरा टैक्स बना था 1000 पाउंड। कितना बन रहा था? 1000 पाउंड। एचएमआरसी ने कैलकुलेट किया 5000 पाउंड टैक्स देगा तू, तो भाईजान आपको 5000 पाउंड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने रिटर्न जमा नहीं कराया, तो आपने पावर एचएमआरसी को सौंप दिया। अब वो जो डिटरमाइन करेगा, जस्टिफाई करेगा, ऑब्वियसली उनके हिसाब से जो डिटरमाइन करेंगे आपको वही देना पड़ेगा। अब सवाल है सर एचएमआरसी कब तक ये काम कर सकता है? मिसाल के तौर पे मैंने 22-23 का रिटर्न छप्पड़ कर दिया, मैंने 22-23 का रिटर्न जमा नहीं करवाया, तो एचएमआरसी के पास कब तक का टाइम है कि मुझे चेक करे? तो एचएमआरसी कैन सेंड यू नोटिस, HMRC can do determination
HMRC के पास एक सफिशिएंट 4 साल का टाइम होता है। HMRC के पास वक्त है 31 जनवरी 2027 तक का। आपने 22-23 का रिटर्न जमा नहीं कराया ना, HMRC को गवर्नमेंट ने दिए हैं कितने, 22-23 का रिटर्न नहीं जमा कराया इसने, तो तेरे पास 27 तक का टाइम है। 31 जनवरी 2027 तक अगर पकड़ा गया कि रिटर्न जमा नहीं कराया है तो HMRC आप पे चार्ज मार सकता है और आपको पे करना पड़ेगा। इससे लेट हो गया अगर HMRC, तो फिर HMRC का ये हक खत्म हो जाता है। यानी HMRC पे भी टाइम लाइन्स लगी हुई है कि उनको अगर किसी को पकड़ना है ना कि उसने रिटर्न जमा नहीं कराया तो कितने टाइम में पकड़ लेंगे, 4 साल। टैक्स ईयर खत्म होने के, यानी 31 जनवरी जो टैक्स की ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट है ना इस सर लेकिन 31 जनवरी 24 है, तो 31 जनवरी 28 नहीं होगी डेडलाइन? 3 ईयर्स है, सॉरी ये 3 ईयर्स हैं। ठीक है, सही मैंने है। 4 बोल दिया था, ये 3 हैं। डेट पे आपने रटा सही मार, है। ये डेट है, ठीक है। ठीक है। फिर अभी सिर्फ डेट चल रही है, और अब आते हैं रिकॉर्ड कीपिंग, इंडिविजुअल की रिकॉर्ड कीपिंग कब तक होगी, क्या होगी, कैसे होगी। ठीक है, अब देखो जरा, इंडिविजुअल जो ट्रेडिंग इनकम कमा रहा है, ट्रेडिंग इनकम जिसके हाथ में आ रही है, या प्रॉपर्टी इनकम कमा रहा है, यानी वो इंडिविजुअल जो ट्रेडिंग इनकम या लैंडलॉर्ड है या ट्रेडर है, तो उसको क्या करना है, उसको सारी इनवॉइसेस संभालनी है, सारी इनवॉइसेस ऑफ सेल भी संभालनी है, और परचेज के टाइम जो इनवॉइसेस का सप्लायर से मिली है वो भी संभालनी है। जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, GRN ये वो, ये सारे संभालने हैं। जितने भी वाउचर्स होते हैं ये भी संभालने हैं। यानी आसान जबान में ये बोलो कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारी इनवॉइस आ जाती हैं, वाउचर्स आ जाते हैं, डे बुक्स आ जाती हैं। डे बुक्स पता है ना, जर्नल्स, सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, रिसिप्ट्स हो गई, लेजर अकाउंट्स हो गए, ये सब संभाल के रखना होता है। किसको, एक लैंडलॉर्ड को भी और ट्रेडिंग इनकम वाले को भी। लैंडलॉर्ड के पास ऑब्वियसली आपको पता है ये सारी चीजें नहीं होंगी, उसके पास सिर्फ रेंट की रिसिप्ट होगी और खर्चों के वाउचर। वाउचर आमतौर पे एक्सपेंसेस के होते हैं ताकि प्रूव किया जा सके कि एक्सपेंस जो है वो वाकई में पे हुआ है कि नहीं हुआ। बात समझ आ रही है। यस सर। ये आपको 5 साल संभाल के रखना है। 22-23 का टैक्स ईयर है, 31 जनवरी ड्यू डेट क्या है हमारी ऑनलाइन की, बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बोले नहीं ना कि कौन सी डेट लिखोगे, तो ऑनलाइन जो है ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट मतलब अगर क्वेश्चन मांगे कि भाई डेट बताओ तो ये डेट, ड्यू डेट, ये रिटर्न जमा कराने की डेट होती है। पेपर रिटर्न की मांगेगा तो लिखेगा कि पेपर रिटर्न की डेट बताओ। सब कुछ इससे आगे चल रहा होता है, ठीक है। अब एक बंदा पेपर रिटर्न जमा करा रहा है तो उसके लिए ये नहीं होगा कि 31 अक्टूबर डेट्स हो जाएंगी, जनवरी 31 ही है, डिटर्मिनेशन की डेट 31 जनवरी और वही रहेंगी, वो डेट चेंज नहीं होती, ठीक है। सही है। मिसाल के तौर पे अगर ये बंदा है, ये पेपर रिटर्न वाला बंदा है, तब भी इसकी ड्यू डेट जो डिटर्मिनेशन की है वो 2027 की 31 जनवरी ही रहेगी, 31 अक्टूबर नहीं होगी। गॉट इट। गॉट इट। तो ये दो चीजों के लिए आपके पास मैंने कितने साल बोले, 5 साल। यानी क्या डेट आनी चाहिए, 31 जनवरी 2000 28 नहीं 29। ठीक हो गया। इसके बाद अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आती हैं, ये दो हो गई ना। इसके बाद हमारे पास अदर्स कौन सी होती हैं, अदर्स, अदर इनकम, अदर्स कह लो या अदर इनकम कह लो, जिसमें हमारे पास बहुत सारी हैं। एम्प्लॉयमेंट है, कंपनी नहीं है, ये इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को डिविडेंड भी मिल रहा होता है, करेक्ट और रॉन्ग। फिर एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको पता है कि P11D होता है, P60 होता है, ये फॉर्म्स होते हैं। अब इनकी डेट क्या फर्क है, तो जी हाँ इनकी डेट में फर्क, ये
आपको संभाल के रखने हैं। 22-23 का अपना टैक्स ईयर है, तो 22-23 के लिए आपको ये जमा करके रखने हैं जनवरी 25 तक, 31 जनवरी 25 तक, यानी 1 साल संभालना है बस तकरीबन। ठीक हो गया? सही है सर। अगर पार्टनरशिप हो तब वो 5 साल संभालनी पड़ेगी। पार्टनरशिप इज अ ट्रेडिंग इनकम ना, सही है। पार्टनरशिप इनकम है। ठीक है। ठीक है। और अगर रिकॉर्ड संभाल के नहीं रखोगे तो कंपनीज में क्या पड़ा था, कितना फाइन होता है? अगर रिकॉर्ड संभाल के तीन नहीं, हजार मैक्सिमम फाइन 3,000 होता है। ये अगर कुछ भी नहीं है ना तो मैक्सिमम फाइन होगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा कम है, थोड़ा रिकॉर्ड मिस है, तो 3,000 में कमी हो जाती है। किसी को 100 पाउंड फाइन हो सकता है, किसी को 200, किसी को 500, 3,000 से ऊपर फाइन नहीं हो सकता। बात समझ आई एक टैक्स ईयर के लिए? यहाँ तक कोई मसला है? क्लियर है। ये तो डेट्स हो गई, कुछ छोटी 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 डेट्स थी। अब आते हैं कैलकुलेशन पे, अब आते हैं पेमेंट पे। ये तो ड्यू डेट वगैरह हो गई ना। अब देखो, बाय डिफॉल्ट फाइलिंग डेट हमेशा जो है वो ऑनलाइन फाइलिंग कहलाती है, क्योंकि देखो जब हम पाकिस्तान में इतना ऑनलाइन ऑनलाइन पे आ गए हैं, इंडिया तो हमसे भी ज्यादा ही ऑनलाइन पे, वहां पे तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर और बहुत सारे चीजें, भारत पे और इस तरह की चीजें आ गई हैं। तो जब एशिया इतना आगे चला गया है, तो यूके कितना आगे होगा? वहां पे पेपर रिटर्न अब कोई जमा करवाता शायद ही हो। तो हमारे पास आमतौर पे बाय डिफॉल्ट यही डेट चल रही होती है कि भाई इस डेट को आप रिटर्न जमा करवाएंगे। अब ये तो हो गई फाइलिंग की डेट। फाइलिंग की डेट तो ये फिक्स है ऑनलाइन के लिए। मसला ये है कि पेमेंट ऑफ टैक्स कब होगा, पेमेंट ऑफ टैक्स इंडिविजुअल कब करेगा? तो मैंने शुरू में बोला कि इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता है वो हमेशा इंस्टॉलमेंट में करता है। हमेशा किस में करता है? इंस्टॉलमेंट। हमेशा इंडिविजुअल के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। इंडिविजुअल टैक्स हमेशा इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, और दो इंस्टॉलमेंट होंगी, दो इंस्टॉलमेंट होंगी। इस इंस्टॉलमेंट को पीओए बोलते हैं। पीओए बोले तो पेमेंट ऑन अकाउंट। पहली इंस्टॉलमेंट पीओए नंबर 1, फिक्स डेट 31 जनवरी 2023। दूसरी इंस्टॉलमेंट 31 जुलाई 2023। टैक्स ईयर कौन सा? 22-23। टैक्स ईयर खत्म नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट पे हो रही है। टैक्स ईयर खत्म होने से पहले इंस्टॉलमेंट 1 पे हो रही है। इंस्टॉलमेंट 1 टैक्स ईयर में पे होती है, 31 जनवरी 2023 टैक्स ईयर में आती है। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। अब ये चाचा ये कैसे होगा? सर टैक्स ईयर तो खत्म हुआ नहीं है, अमाउंट तो आई नहीं है, टैक्स तो कैलकुलेट हुआ नहीं है, ये कैसे, व्हाट इज दिस? तो इसका जवाब है बेटा, ये जो दोनों इंस्टॉलमेंट होती है ना, ये दोनों, ये 21-22 के डेटा पे बेस करती हैं, बेस्ड ऑन पिछला साल। ये इंस्टॉलमेंट पिछले साल के डेटा की बेस पे करी जाती हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ आई? यस सर। अब एक इलस्ट्रेशन लिख रहा हूं, जरा इसको समझ लेना, मसला हल होगा। 21-22 का मैं कहता हूं मेरा रेलिवेंट अमाउंट, जिसकी बेस पे, रेलिवेंट अमाउंट उसको बोलते हैं जिसकी बेस पे पीओए कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी निकालते कैसे थोड़ी देर बाद आप सीख जाएंगे। एक मिनट में जरा लिख दिए। रेलिवेंट अमाउंट, रेलिवेंट अमाउंट अज्यूम करो 10,000 है। अब पता है क्या हुआ, आपने पिछले साल का डेटा उठाया, 22-23 के आपने पीओए भर दिए, 22-23 का एडवांस टैक्स भर दिया, पीओए 1 और पीओए 2।
दो हिस्से कर दो रेलिवेंट अमाउंट के, तो 5,000 ये और 5,000 ये, खलास। कोई मसला बेटा? सही है। अभी आपने कर दिया, फिर पता है क्या पता चला? पता ये चला 22-23 का साल क्लोज हुआ, और पता ये चला कि भाईजान जो रेलिवेंट अमाउंट जिसकी बेस पे आपने कैलकुलेट किया था ना, वो तो पिछले साल की थी। इस साल की रेलिवेंट अमाउंट 12,000 है, यानी हमारी दिहाड़ी, हमारी इनकम बढ़ी है। सुभान अल्लाह, खुशी की बात है। आपको मुबारक, आपकी इनकम बढ़ गई। रेलिवेंट अमाउंट इनकम से ही कैलकुलेट होती है, थोड़ी देर में आप सीख लेंगे कैसे निकलती है। अब आपके साथ मसला है, आप बेचैन हो गए। खुशी तो हो रही है लेकिन बेचैनी भी हो रही है। क्या बेचैनी हो रही है बेटा? व्हाट इज द बेचैनी यू आर फेसिंग? रिलेवेंट अमाउंट डिफरेंट है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रेलिवेंट अमाउंट सर बदल गई है। हुकूमत तंग करेगी। मतलब पता है क्या है? सर 10 मैंने दिया है, देना 12 था, तो हाजा मसाला, दैट मसाला इज नोन एज बैलेंसिंग अमाउंट। दैट मसाला इज नोन एज बैलेंसिंग अमाउंट, जिसका नाम हम रखते हैं बैलेंसिंग पेमेंट। और गवर्नमेंट माफ नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है बेटा तूने 10 की बेस पे दिया था, मुझे 12 के हिसाब से एडजस्टमेंट करा। तो जो भी अमाउंट निकलेगी ना बैलेंसिंग, इसका भी फार्मूला है, वो आपको पे करनी होती है 31 जनवरी 2024 पे। ये हमने डेट्स लिखी है 22-23 की। 22-23 की जो बैलेंसिंग है, जैसे क्यों बैलेंसिंग बनी? क्योंकि 22-23 में जो हमने एडवांस टैक्स पीओए पे करा, वो पिछले साल की बेसिस पे करा। राइट और रॉन्ग? राइट। जब मैंने पिछले साल की बेस पे किया तो और इस्तीफा का अमाउंट ज्यादा आ गया, तो गवर्नमेंट नॉक करेगी, बोलेगी भाईजान जो डिफरेंस है वो अल्लाह के नाम पे दे दे। तो हम उनको दे देंगे, लेकिन कब देंगे? 31 जनवरी 2024 को देंगे। और क्या सर ऐसा होगा कि 10 के हिसाब से टैक्स पे करा और बना 8,000, तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे अल्लाह का वास्ता है वापसी कर दे। तो गवर्नमेंट बैलेंस की रीपेमेंट करेगी, कब करेगी? 31 जनवरी 2024 को। रीपेमेंट। यहाँ तो कोई तकलीफ है डेट्स में बेटा? ठीक ओके, है। अब हम आपको कुछ सिखाएंगे। पीओए कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला। बैलेंसिंग पेमेंट कैसे निकलेगी, इसका फार्मूला। हैंडआउट से मैं खींचू जरा। ये मैंने पेज नंबर 3 पूरा कर दिया है मेरे भाई। पेज नंबर 4 पे हम खड़े हुए हैं। इसमें पीओए की डेट्स, बैलेंसिंग की डेट्स पेज नंबर 4 में खींच चुका हूँ। अब हमने क्वेश्चन से आपको इंशाल्लाह ये बातें समझानी है, सिखानी है, ठीक है? कि पीओए कैसे निकलेगा और कैसे इसकी बैलेंसिंग की पेमेंट होगी। मैं पहले क्वेश्चन करूंगा रॉड्रिक का। क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन में आपको फार्मूला भी बताऊंगा, और ये फार्मूला बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? सही है। एक सेकेंड। जी। ये हमारे पास रेलेवेंट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है पीओए के लिए, दोनों पीओए के लिए। अब बात सुनो, 22-23 का पीओए निकालेगा ना मेरा भाई हम। अपन जब 22-23 का पीओए निकालेगा तो डेटा कौन से साल का यूज करेगा? डेटा हम पिछले साल का यूज करेगा, 21-22 का यूज करेंगे। राइट और रॉन्ग सर? राइट। अब हमारे पास सर सवाल जो पेपर में आएगा वो हमेशा इंशाल्लाह 22-23 ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर इससे हट के सवाल दे नहीं सकता। अब पीओए निकालने का फार्मूला भी सामने है, एक अदद प्यारा सा नाजुक सा क्वेश्चन भी सामने है। जब भी ये सवाल इस तरह का होगा, लाजिम है कि वो पिछले साल का डेटा अता फरमाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो भाई, पीओए का फार्मूला सामने, क्वेश्चन सामने। रिक्वायर्ड टू मेक पीओए, टक 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 टक। टैक्स लायबिलिटी पिछले साल की कितनी है? 21/22। 5100। टैक्स लायबिलिटी, ये फार्मूला चला रहा हूं मेरा भाई। देखो, इनकम टैक्स एंड क्लास 4। इनकम टैक्स कितनी है? 5100। 5,100। क्लास 4 एनआईसी नेक्स्ट का बना नहीं है। नहीं है। तेरी पिछले साल का कितना है? 1250 है। एलिमेंट अमाउंट कितनी आई? 3850। 3,850 के दो हिस्से कर दो। पीओए वाहिद
POA नहीं, POA 1, POA 2। और इसके साथ 1925। 31 जनवरी को पहला टेक्स्ट ईयर में, और 31 जुलाई को दूसरा टेक्स्ट ईयर के बाद। अमाउंट कितनी फरमाइएगा आपने बेटा? 1925। 1925। ये सर हो गया? हाँ भाई हो गया। जिस तरह से बताया उस तरह याद रखें इंशाल्लाह, ये मुश्किल नहीं है। एक बात हमेशा बोलता हूँ, बोलूंगा बार बार, 21 का डेटा यूज किया है, कैलकुलेट किया है। POA 4 22 23, जिसके लिए डेटा यूज फरमाया है 21 22 का। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। एनी तकलीफ इन दैट माय फ्रेंड? क्लियर है। ओके, तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आएगा अब आपके सामने स्क्रीन पे। हो गया कॉपी। अहमद भाई हैं हमारे प्यारे मोहतरम अहमद रजी। चलो भाई, क्वेश्चन पढ़ा, रेलेवेंट का फार्मूला याद नहीं है तो हमने ये फार्मूला खींचा, नीचे लिखा, पेपर में लिखा हुआ नहीं हुआ, दिमाग मुबारक में फार्मूला होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि 22 23 के लिए 21 22 का डेटा होगा। ठीक है, सही है। अब जरा हम देखते हैं, क्वेश्चन करो। पढ़िए सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 21 22 का ये डेटा है, और 22 23 के लिए POA निकालो। अच्छा सुभान अल्लाह, अभी निकाल देते हैं। फार्मूला है हमारा इनकम टैक्स, उठाओ, इनकम टैक्स को उठाओ, क्लास 4 इसमें प्लस मारो। चलो भाई, क्लास 4 को प्लस कर दिया, पिछले में क्लास 4 नहीं थी, यहाँ है। और पेई को उड़ाओ, पेई को हटाओ, हटा दिया। एक अदद आंसर आया जिसको हम बोलते हैं रेलेवेंट अमाउंट। कितनी आई मेरे भाई? 8000। नहीं, रेलेवेंट अमाउंट 8,000। यस। ओके, रेलिवेंट अमाउंट इज 8,000। दो हिस्से कर दो, एक हिस्सा पे होगा टैक्स ईयर में 31 जनवरी जब आएगी, और एक होगा टैक्स ईयर के बाद 31 जुलाई को। इसको POA 1 बोल दिया, इसको POA 2 बोल दिया, और ये दोनों हमने निकाले POA हमारे 22 23 के लिए। 22 23 के POA आए, डेटा यूज हुआ कौन सा? 21 22 का। इस 22 का, कहानी खलास। तकलीफ। क्लियर है। एक बच्चा यहाँ उठ के बोलता है, सर ये एनआईसीटी नहीं लेंगे, CGT नहीं लेंगे। तो मैं उसको बोलता हूँ तो ये भी पूछ के टोटल नहीं लेंगे, इस टोटल को भी नहीं लेंगे। बेटा अगर उसको लेना होता तो मैं पढ़ाता ना, जब फार्मूला बता दिया तो दिमाग चलाने का नहीं। CGT और क्लास की रेलिवेंट अमाउंट नहीं होती, वर्किंग में यूज नहीं होती जब आप POA निकालते हैं। खलास। सही। अब हम आगे बढ़ेंगे। बैलेंसिंग पेमेंट अभी मैंने समझाया जरूर है, लेकिन उसका फार्मूला नहीं पता आपको, तो आइए आपको बैलेंसिंग पेमेंट का फार्मूला, पूरी कहानी लिख के देते हैं। बैलेंसिंग पेमेंट का फार्मूला भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बैलेंसिंग पेमेंट की डेट मैंने आपको अभी बताई थी, ये बैलेंसिंग पेमेंट होगी 31 जनवरी 2024 को। ऐसा ही है। इसका फार्मूला आसान भाषा में, टैक्स लायबिलिटी, इसमें देखो क्या क्या आएगा। इनकम टैक्स, यहाँ आएगा क्लास 2, यहाँ आएगा क्लास 4, यहाँ आएगा CGT। पेई माइनस होगा, POA माइनस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा। एक बात ध्यान रखना, बैलेंसिंग पेमेंट के लिए डेटा पिछले साल का नहीं उठेगा, 22 23 का ही डेटा उठेगा। डेटा जिस साल की बैलेंसिंग पेमेंट होगी उसी साल के डेटा को उठाओ, पिछले साल को नहीं उठाओ। बात समझ लगेगा? सही है। अब एक बात समझना, अभी हमने ये बैलेंसिंग पेमेंट आपको बताया, अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे।
इस क्वेश्चन पे हम लोग खेलेंगे। कहा कि बैलेंसिंग पेमेंट के लिए डेटा उसी साल का यूज होता है जबकि पीओए के लिए पिछले साल का डेटा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, बैलेंसिंग पेमेंट आपने बतानी 22-23 की, और 23-24 का पीओए भी बताना है। चलो वो तो आगे की बात है, वो भी बता देंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन पहले मैं बैलेंसिंग पेमेंट की बात करूंगा। बैलेंसिंग पेमेंट मैंने बतानी है 22-23 की। कब होगी ये पेमेंट? 31 जनवरी 2024 को। ये डेट फिक्स हो गई। जी सर, एनी प्रॉब्लम? 23 की बैलेंसिंग पेमेंट के लिए 22-23 का डेटा ही यूज होगा, और बैलेंसिंग पेमेंट 22-23 की ड्यू डेट 31 जनवरी 2024 हुआ करती है। ये हमें पता है, हमें हिफ्ज हो गया है, राइट? अब सॉल्व कैसे करें? बैलेंसिंग पेमेंट का फार्मूला सामने है, ये 22-23 का ही डेटा है। आ जाओ भाई, आ जाओ मैदान में। इनकम टैक्स को उठाओ 10,800, क्लास 2 को उठाओ 164, करेक्ट? यस। और क्या है? नहीं सर, क्लास, अच्छा हाँ सही है, ठीक है। ये वो है ना, बैलेंसिंग है। सही क्लास है, समझ को गया। उठाओ, सीजीटी को उठाओ, यानी सर टोटल ही ले लेते, लेकिन बेटा फार्मूला याद करना है, इसलिए एक एक करके हमने ले लिया। इन सबको ले लो। अच्छा भाई, ले लिया। और इसमें सर पेई को माइनस करो, पहला पेई। और इसमें पीओए को माइनस करो सर, पीओए पिछले साल के 22-23 के कितने पीओए हैं? देखो एस लिखा हुआ है, एस, एक नहीं है। लड़के पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं सर आपको कैसे पता ये दो पीओए हैं एक नहीं है? आपने 16 भी ले सकते थे मल्टीप्लाई 2 करके, आप 8 क्यों ले रहे हैं? तो इसके जवाब में क्या कहता हूँ बेटा, दैट इज अंग्रेजी जबान। एस सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर के लिए नहीं होता है, इतनी तो हमें आती है, राइट? सही है। तो अपने पास बैलेंसिंग पेमेंट कितनी है यहाँ जी? 8,000, सॉरी, 5,706। इस डेट तक गवर्नमेंट को पहुंचा देनी है वरना फाइन होगा। कोई मसला? सही है। यहाँ तक कोई तकलीफ? कह रहे। अब इसने बोला 23-24 का पीओए बताओ, है? 23-24 का पीओए, 23-24 का पीओए बताऊं? पीओए 23-24 का, सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। तो बेटा मैंने 22-23 का पढ़ाया है ना। 22-23 का पीओए 1 की डेट क्या होती है? 31 जनवरी, टैक्स ईयर के अंदर। और पीओए 2 की क्या डेट होती है? 31 जुलाई, टैक्स ईयर के बाद। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। जब ये बताया है तो बेटा जब 23-24 आएगा तो क्या कर दोगे? पीओए 1 की डेट क्या हो जाएगी? 31 जनवरी 2024। 24। और पीओए 2 की डेट क्या हो जाएगी? 31 जनवरी 2025। साफ, करेक्ट और रॉन्ग? 31 जुलाई 2024 हो गया। जी जी, जुलाई लिखा है, ओह सॉरी, स्लिप ऑफ पेन, पेन स्लिप हो गया है, सही करते हैं। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया सर। यहाँ तक कोई तकलीफ है बेटा? क्लियर है। अमाउंट कैसे निकालूं? सर 23-24 का निकालने जाओगे हो तो बेस करोगे बेस्ड ऑन 22-23 22-23। डेटा। सुभान अल्लाह, 22-23 का डेटा मौजूद है, गिवन है। फार्मूला याद हमें नहीं है, ये गलत बात है। क्या फार्मूला है पीओए का? सर इनकम टैक्स ले, इनकम टैक्स लाइबिलिटी माइनस, इनकम टैक्स लाइबिलिटी माइनस माइनस पे ई, और प्लस पे ही था, C4। प्लस क्लास 4। सही है, बेहतरीन। एला कंफर्म करते हैं, इनकम टैक्स NIC 4 और माइनस पे ई। कितनी आ गई रेलिवेंट अमाउंट सर? 9,100। 9,100। ये 9,100 को दो टुकड़ों में तोड़ दे मेरा बच्चा। 4,550। 4,550। 50। ये इस पीओए में भी पे होगी और इधर भी पे होगी। एम आई राइट और रॉन्ग?
राइट। एग्जामिनर मस्ती करे आपसे, पूछे पेमेंट 31 जनवरी 2024 को बॉक्स बना के दे या एमसीक्यू में लिख दे कि लिखो कितनी होगी, क्या आंसर होगा? 4550। अच्छा, बस इतनी ही यस। बात अभी मैं बोलने लगा हूं, मैं फरमाऊंगा, आप याद रखेंगे। 31 जनवरी वो ऐसी डेट है, असल में 31 जनवरी मेरी बर्थडे भी है ना, इसलिए टेक्स्ट में ज्यादातर 31 सही। जनवरी भरा पड़ा है। 31 जनवरी वो डेट है जहां पे POA1 के साथ बैलेंसिंग पेमेंट ऑफ द कर पिछला साल भी हो रही होती है। अल्लाह अल्लाह, इस साल का POA जा रहा होता है, पिछले साल की बैलेंसिंग हो रही होती है। सुभान अल्लाह, ऐसा है कि नहीं है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दोबारा बोलता हूँ, 31 जनवरी सर फैजान की बर्थडे की दिन है। उस दिन दो काम होते हैं, POA1 उस साल का POA, जिस साल की बात करते हो उस साल का POA भी जाता है, तो पिछले साल की बैलेंसिंग भी हो रही होती है। सुभान अल्लाह, आप देखो, गौर से देखो, 2024 2000, अरे सर ये तो डेट सेम है। तो अगर मैं आंसर इधर उधर चला जाऊं तो मेरे तो 2 मार्क कट गए। इतना मैं खुआरी करके इसको सीखा हूं, फिर भी मेरे को 0 मिल जाएगा अगर मैं ध्यान से नहीं देखूंगा कि भाई इस दिन पेमेंट हो रही है। याद रखना, जब भी वो 31 जनवरी की डेट लिखे ना कि 31 जनवरी की पेमेंट बता, तो आपने दो चीजें जोड़नी है, दो चीजों को इकट्ठा करना है। अब वो कौन सी, वो दिमाग खुद ब खुद चलेगा कि हाँ यार 31 जनवरी की पेमेंट में दो चीजें होंगी, एक POA होगा और एक बैलेंसिंग होगी। अब निकालो बैठ के। और 31 जुलाई की पेमेंट पूछे तो उसमें सिर्फ POA होता है, उसमें कोई बैलेंसिंग नहीं होती, क्योंकि बैलेंसिंग की डेट 31 जनवरी है। राइट और रॉन्ग? राइट। इसमें कोई तकलीफ? क्लियर। अब यहां तक हमने कर लिया। अब इसमें एक साइंस है छोटी सी, उस साइंस पे हम आएंगे। अजीब साइंस है गोरों की, ये लिख लीजिएगा। ये POA वाला कॉन्सेप्ट खत्म होने लगा है, ठीक है। आखिरी इसमें एक बात है बड़ी खतरनाक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आसान करेंगे इसको। लिख लिया। लिख लिया? यस। अब मैं एक इलस्ट्रेशन आपके सामने बना रहा हूं, अगर ये समझ आ गई ना तो जो मैंने पढ़ाना है वो आपको समझ आ जाएगा। टॉपिक का नाम है रिड्यूस्ड POA। क्या होता है अभी नहीं समझना, अभी खाली मेरे अल्फाज पे ध्यान देना। मिसाल के तौर पे रेलिवेंट अमाउंट है 21/22 की 10,000। सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। और किसी तरह हमें पता चल गया है, हमारे मुखबर ने बता दिया है, या हमारे हमें कोविड ने बता दिया है, कुछ भी हो गया, आपको ये तहकीक नहीं करनी, पेपर में लिखा होगा, किसी वजह से आपकी 22-23 की रेलिवेंट अमाउंट कम हो गई है। अगर उसूल की बात करें, उसूल की, तो क्या उसूल है? उसूल ये है सर, आपको POA निकालना है 22-23 का, तो आपने डेटा यूज करना है कौन सा? 21-22 का, यानी हैज अ डेटा, एंड जिस डेटा की बेस पे 5-5 हजार का POA आ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अभी तक जो मैंने लिखा ये सर के ऊपर से गया कि सर के अंदर आया? शहर के अंदर है। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बंदे का नाम है मिस्टर नेक आदमी, जन्नती आदमी, उनैस भाई, ठीक है, शरीफ आदमी। ये हमारे उनैस भाई हैं, इन्होंने ये वर्किंग वर्किंग कर दी। फिर ये कभी खुद को देखते हैं तो कभी आरे को देखते हैं। क्या दिल में क्या हो रहा होगा? शरीफ आदमी है तो क्या हुआ, दिल में तो कुछ आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा दिल में? दिल में ये आ रहा होगा, भाई गवर्नमेंट तो मुझसे क्यों ज्यादा पैसे ले रही है, मेरा तो कोविड में काम कम हुआ है। व्हाट इज दिस? करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। भाई मेरी रेलिवेंट अमाउंट इज नाउ लोअर देन प्रीवियस टैक्स ईयर। अल्लाह अकबर, मेरा तो कसम खुदा की टैक्स कम आएगा, क्योंकि मेरी आरी गिर गई है, मेरी इनकम गिर गई है, मेरा टैक्स तो कम आएगा।
अब मेरा टैक्स कम आएगा तो तुम मुझसे फिर एक्स्ट्रा पैसे, वैसे ही मैं मारा हुआ हूँ, तुम मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो, फिर कहीं जाके 31 जनवरी 2000 पता नहीं कब तुम जाके मुझे बैलेंसिंग की एडजस्टमेंट दोगे। गरीब को मार दो ना, डायरेक्ट गोली मार दो ना, क्यों तुम इतना मुझे रुला रहे हो। ये उनेश भाई ने जाके जो है वो कहानी, ये गम, दास्तान गम सुनाया किसको? HMRC। HMRC को। तो HMRC ने कहा उनेश बेटा रो नहीं, तू रो नहीं, हम तेरे आंसू पोंछने के लिए बैठे हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगला साल का रेलेवेंट अमाउंट पिछले साल से गिर जाए, अगर ऐसा हो जाए तो रेड कलर देखो, रेड कलर, डेटा 22-23 का ही इस्तेमाल करके POA दे देना। ये पुराने डेटा की वर्किंग खलास, यानी 4-4 हजार का POA दे देना, कहानी खत्म, पैसा हजम, ट्रिंग ट्रिंग। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आपका रेलिवेंट अमाउंट इस साल का पिछले साल से कम होना चाहिए। अब बच्चे बताइए क्या करते हैं, वो किट करते हैं, और हमारी कौम इतनी होशियार है ना कि वो हमेशा इस तरह से ही कर रही होती है। अब मैं हमेशा कहता हूं यहाँ पे आगे कि आइंदा से जब भी POA निकालोगे तो पहले कैलकुलेट या डेट नहीं लिखना, पहले आप क्या करना, पहले आप दोनों रेलिवेंट अमाउंट को, पिछले साल वाली और इस साल वाली को अपने सामने रखना। अगर 2022-23 की रेलिवेंट सही। अमाउंट ज्यादा है, पिछले साल की कम है, तो ठीक है, जो हमने तरीका पहले सिखाया है पिछले साल के डेटा पे वर्किंग करनी, कर देना। लेकिन अगर आपको सवाल में नजर आए कि 22-23 की रेलिवेंट अमाउंट कम है और पिछले साल की ज्यादा है, तो फिर आप POA की वर्किंग 22-23 के डेटा की बेस पे ही करना। एग्जाम में हिंट नहीं होगी कि किसकी बेस पे करना है, आपको रेलिवेंट अमाउंट को कंपेयर करना होगा, वरना आप बर्बाद हो सकते हैं। पॉइंट, सही है। इसको लिखिएगा। हमने देखा 22-23 है, लेटेस्ट डेट बतानी है, रिटर्न की फाइल ऑनलाइन करे या वो करे, भाई पेपर रिटर्न की डेट क्या होती है? अक्टूबर, कौन सी? 31, साल कौन सा होता है 22-23 के लिए? 23। और ऑनलाइन के लिए जनवरी 24। जहां पे ये दोनों मिल गई वो है ऑप्शन A। तो ये इतना मजाक क्वेश्चन भी कभी कभी हो सकता है, ये कैप्लान का क्वेश्चन था, हमारा अपना नहीं था। अब आपको कुछ थ्योरी हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाते हुए जाएंगे, ये जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। 83 ट्रू फॉल्स, इसमें कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बात है, कौन सी बात सही है? कहता है जिसका 1000 से कम का टैक्स होता है उसको रिटर्न नहीं भरना होता। सुभान अल्लाह, क्या ऐसी कोई बात मैंने फरमाई? नहीं। सबको रिटर्न भरना, यानी यहाँ पे ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, रिटर्न हर किसी को भरना होगा। करेक्ट। करेक्ट। Individuals are only required to file a tax return for the year if they have a notice। हैं, नोटिस हो तो 3 महीने में जमा कराना होता है, वरना रिटर्न तो जमा कराना ही होता है ना। ये कहता है नोटिस है तो रिटर्न यस। देना। अच्छा, किसकी शादी है? अजीब बात करता है। फिर कहता है द टैक्स डी पढ़ रहा हूं मैं, द टैक्स रिटर्न फॉर एन इंडिविजुअल कवर इनकम टैक्स क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4 NIC एंड कैपिटल गेन्स टैक्स एंड दिस एंड इनकम टैक्स के रिटर्न में कैपिटल गेन्स टैक्स क्या हो गया? तभी तभी सही की, ये गलत बात है। इनकम टैक्स मैंने बताया था कि इनकम टैक्स की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। C सही आंसर है, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई बंदा टैक्स रिटर्न टाइम पे जमा करवाता है ना, तो HMRC उसको फेवर करता है और बोलता है जा बेटा, तूने ACCA टैक्स सरफेजान से नहीं पढ़ा है तो तेरा टैक्स हम निकाल देते हैं, मसला ही कोई नहीं, तो अपनी इनकम की डिटेल टाइम पे जमा करवा दे, तेरा टैक्स निकालने के लिए तेरा भाई HMRC जिंदा है। ये सही बात है और आपने ये याद रखनी है। कोई मसला इसके अंदर? क्लियर है। ओके। अगला आता है
रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स कीपिंग, अभी हमने फरमाया था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ए ला, किधर है सर? आपने पढ़ाया था रिकॉर्ड कीपिंग। ज्यादातर इनकम के लिए, दो इनकम्स के लिए जो है, ट्रेडिंग और प्रॉपर्टी के लिए ये डेट है, और बाकी सारी इनकम के लिए ये डेट है। राइट और रॉन्ग मिस्टर? राइट। अब आ जाओ सवाल पे। दो शादीशुदा कपल हैं या सिविल पार्टनर है, वट एवर, दोनों, फिलिप भाई सोल ट्रेडर हैं। तो फिलिप तो है सोल ट्रेडर, कहानी है खलास। डेट इज दिस, एम आई राइट? सर डेट 25 की होगी। फिलिप, फिलिप सोल ट्रेडर है ना? देखो, हाँ। सोल ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग इनकम ना। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ट्रेडिंग इनकम और प्रॉपर्टी के सही लिए है। डेट होती है ना, और अदर सही है इनकम के सही। लिए कम होती है। अब, और बाजी, ये फिलिप हो गया खत्म। बाजी कौन है? शादी की है इन्होंने, किससे की है? इतना मुश्किल नाम है, हैरियट, जो कि जॉब करती है, लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर्टी आए हुए हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करती है। तो भाईजान अब क्या करें, क्या करें? हैरियट के लिए सर हम कंफ्यूज हो गए। हैरियट का एम्प्लॉयमेंट इनकम का रिकॉर्ड यहां तक रखने का है, और प्रॉपर्टी इनकम का रिकॉर्ड यहां तक रखने का है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अब मसला हो गया सर, ये आपने अभी ऊपर हमें पढ़ाया, ट्रेडिंग और प्रॉपर्टी का 2029 तक रखना है, और बाकी जितने भी हैं, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, उनका 25 तक रखना है। अब हैरियट आंटी तो जादूगर है, ये तो दोनों ऐसे काम कर रही है कि एक डेट यहाँ आती है और एक डेट यहाँ आती है। तो सर हम क्या करेगा, कौन सा डेट लेगा? तो HMRC कहता है लेटर ऑफ, जिसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है लेकिन साथ में प्रॉपर्टी इनकम या ट्रेडिंग इनकम जुड़ा हुआ है, तो उसका डेट लेटर ऑफ होगा। लेटर ऑफ मतलब सबसे इसको ताखीर का हम दे देंगे, कि यानी अ टैक्स पेयर हु आर इन बिजनेस which for the purpose includes the letting of property must keep the records until 5 years after the 31st January of filing date, which is 31 जनवरी 2029। आसान भाषा में, अगर प्रॉपर्टी के साथ एम्प्लॉयमेंट या डिविडेंड, ये वो दो डेट्स वाली कहानी मिक्स हो रही है ना, एक बंदा ट्रेडिंग भी कर रहा है और उसको डिविडेंड भी मिल रहा है, तो उसको भाई अब उसको सजा है, उसको सारे रिकॉर्ड लेटर ऑफ यानी 29 तक संभाल के रखने हैं। क्यों मिक्स कमा रहा है तू? राइट और रॉन्ग? राइट। ये बात समझ आई? समझ गया। देखो, एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए ये डेट थी ना, प्रॉपर्टी के लिए जी। ये डेट है ना, तो दोनों में से यस। अब दोनों मिक्स कमा रही है, हैरियट ही है जो दोनों इनकम कमा रही है, तो अर्लियर डेट खत्म, सारे रिकॉर्ड इसको 29 तक संभाल के रखने पड़ेंगे। कहानी खलास। बात समझ आई है? समझ गया। लिखते भी जाइएगा। लिख लिया। अगला है 40 क्वेश्चन, क्या पढ़ रहे हैं हम? क्वेश्चन 85 में कहता है, what length of time after the end of the tax year for which self-assessment का tax return has been completed is the sole trader required to take the records? sole trader, sole trader बोले तो सर 31 जनवरी 2000 क्या था, 29 था ना? यस। 5 साल थे ना? जी। 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60। 60 महीने होते हैं, और 31 जनवरी इसकी डेट है। सुबहान अल्लाह, डी आंसर। सर ए तो नहीं था, बी भी नहीं था। ए और बी कब सही होता? जब जब एम्प्लॉयमेंट इनकम होती, डिविडेंड होती, या हराम इनकम जिसको आप इंटरेस्ट बोलते हो। करेक्ट और रॉन्ग? यानी ट्रेडिंग करेक्ट। और प्रॉपर्टी के अलावा जो इनकम है अगर वो होती हैं, तो 12 महीने वाला साइन है, और उसमें भी आंसर हमारा क्या होता? ए होता, क्योंकि हमारी डेट तो है ना 31 जनवरी की। 31 जनवरी। ये डेट तो सही। है ही नहीं, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल तो डेट है ही नहीं, 31 जनवरी है।
तो यहाँ पे कौन सी इनकम थी? सोल ट्रेडर, यानी ट्रेडिंग इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग इनकम, बिजनेस इनकम। 5 साल तक संभालना होता है, तो आंसर डी फॉर डोनाल्ड डक। एनी प्रॉब्लम? क्लियर। अगला पढ़ेंगे। हम्म। हाँ, सवाल इतना बड़ा? हाँ जी भाई, इतना बड़ा क्या करना है, मजबूर है, करना पड़ेगा। 87, 86 मैंने स्किप किया, वो कंप्लाइंस चेक वाला है, वो थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको आप खुद देख लीजिएगा, वो बहुत आसान होती है, एक डेट है बस। 87, 21, 22, 22, 23 का डेटा है। देखा किस तरह से पूछा है? पेमेंट ऑन अकाउंट बताओ जो इस डेट को पे होगी, 22, 23 के लिए। पेमेंट ऑन अकाउंट 31 जुलाई 2023 को, 22, 23 के लिए जो पीओए होता है वो पीओए नंबर 2 होता है। एम आई राइट? यस। पीओए 2 कैसे निकालते हैं सर? पीओए निकालते हैं नहीं नहीं सर, यहाँ मैं रुकूंगा। आपने बोला डायरेक्ट कभी नहीं निकालना बेटा। आपने बोला बेटा पहले रेलेवेंट अमाउंट को चेक करना, रेलेवेंट अकाउंट की चेकिंग, ट्रिंग ट्रिंग। यहाँ आप याद रखना, उनेस भाई जो बनाया था ना, शरीफ आदमी। जी। चेकिंग होगी, चेकिंग, रेलेवेंट अमाउंट निकाली जाएगी 21, 22 की भी। हर सवाल में ऐसे ही करेंगे सर? जी हाँ, ऐसे ही करेंगे। क्यों? रूल है इसलिए। रेलेवेंट अमाउंट कैसे निकलती है बेटा, क्या फॉर्मूला था? सर फार्मूला आपने पढ़ाया है, इनकम टैक्स +4 माइनस पे एज यू अर्न नहीं है, 620 आई, 2400, 1260 नहीं है, कितना है ये ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब पीओए किसकी बेस पे होगा? 21 22। बेहतरीन, ये समझ आ गया है। 21, 22 पे कैसे होगा? आरे निकली हुई है सर, ये आरे है, इसको पकड़ो। 620 डिवाइड बाय करो 2, क्या आया? 310। 310। यहाँ पे एक छोटा सा रूल याद रखना, यहाँ पे एक छोटा सा रूल याद रखना। अब आपके पास यहाँ पीओए आया कितना है? पीओए कितना आया है? 310। रेलिवेंट अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 1000, तो नो पीओए रिक्वायर्ड। जब हमने पीओए के लिए रेलिवेंट अमाउंट को सिलेक्ट किया तो वो बनी पिछले साल की। अगर हम नॉर्मल वर्किंग करते तो ऐसे 310 निकालते, बेस्ड ऑन 22, 23 तक तो ठीक हो गया। लेकिन हम इसका पीओए नहीं निकालेंगे, आंसर इसका 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक कानून है, एक रूल है कि पीओए सिर्फ वही बंदा पे करता है जिसकी रेलेवेंट अमाउंट जो है ना, जिसकी रेलेवेंट अमाउंट जो है वो 1000 से ज्यादा हो। अगर रेलेवेंट अमाउंट 1000 या उससे कम है, 1000 भी है या उससे कम है, तो उसको पीओए नहीं देना होता। यहाँ पे तय किया ना आप लोग, किसकी बेसिस पे काम होगा? 21, 22। अब 21, 22 का 1000 से कम है, खलास आंसर इज 0। कोई मसला? क्लियर है। तो लिखिएगा जरा। हो जाए तो बताइएगा प्लीज।
अगला सवाल है जेनिट। बहुत कुछ दिया हुआ है, पूछने वाले ने पूछी बैलेंसिंग पेमेंट। बैलेंसिंग पेमेंट, अल्लाह अल्लाह, बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन। कहता है इनकम टैक्स सीजीटी 22-23 के लिए इतना है और इतना है। ऑफ 25,000 इनकम टैक्स लायबिलिटी टैक्स ऑफ दिस वाज डिडक्टेड एट सोर्स व्हिच इज पेई। इसके बाद कहता है शिमेट पीओए 18,000, 22-23 के लिए 18,000 का पीओए भी दिया हुआ है। अब हम कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, बैलेंसिंग की वर्किंग कैसे होती है। इनकम टैक्स लायबिलिटी लेते हैं, कितनी है, बैलेंसिंग पेमेंट 25,000। क्या था, इनकम टैक्स ले लो, फिर उसमें सर सब कुछ प्लस कर देते थे आप। NIC 2 नहीं है, NIC 4 नहीं है, मैं लिख इसलिए रहा होता हूँ ताकि हमें भूले ना। फिर CGT है नहीं है, सर है है। कितने 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 5,000 है, ठीक है। और सर इसमें से दो चीजें आप उड़ाते हैं, एक होता है पेई शरीफ, द पेई इज 5,400, और आप एक चीज उड़ाते हैं दोनों पीओए, POA 1 and 2, दोनों दोनों। देखो लिखा है टोटलिंग, यहाँ पे भी सब बच्चे पूछते हैं सर 18 को मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं किया, तो मैं तो मेरे इंग्लिश टोटलिंग, टोटलिंग मतलब दोनों का इकट्ठा। 18 उड़ा दिया, कितना आया, और बैलेंसिंग पेमेंट 22-23 की ड्यू डेट क्या होती है, 24, 6,600। 6,600, 31 जनवरी 24, 31 जनवरी 24, 6,600, तो ट्रिंग ट्रिंग, ऑप्शन बी फॉर बकरी, राइट और रॉन्ग, राइट। कॉपी कीजिएगा यार। हो गया। अब 88 के बाद 91 का जंप इसलिए है कि बीच में इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपने देखने हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट वगैरह जो इस तरह कंपनी में सही। इंडिविजुअल है, ठीक है। चलो भाई सही। क्वेश्चन कहता है इनकम टैक्स और सीओ 22-23 का, 22-23 की रेलिवेंट अमाउंट बता रहा है 4840। अच्छा भाई ओके, 21-22 की बता रहा है रेलिवेंट अमाउंट 6। हा हा हा, ये कहानी आती है तो हमें कमजोर सा बच्चा नजर आता है। इस साल गिर गया है, पिछले साल ज्यादा था, रिड्यूस्ड पीओए का चक्कर समझ आता है। और रिड्यूस पीओए में जो वर्किंग होती है वो किस बेसिस पे होती है, जिसका कम हो आए। इसकी बेस पे कि इसकी बेस पे, तो सर रिड्यूस पीओए 22-23 का निकालोगे तो 22-23 के ही डेटा पे निकलेगा, यही तो रिड्यूस पीओए है। मतलब 4840 डिवाइडेड बाय 2, हिक पीओए की अमाउंट अचीव हुई बाबा, एक पीओए का अमाउंट आया, कितना आया, 2420। ये रिड्यूस पीओए का चक्कर भी आपके सामने खलास हो गया, 1 मिनट लगा है, आंसर आ गया है। इतनी थ्योरी है, बात जरा समझने की है, याद रखने वाली है। एक कंपनी है, अपने एम्प्लॉइज को हर महीने 15 को पेमेंट करती है, सही है भाई, 15 तारीख को सैलरी देती है, तो क्या होगा, जरा बातें समझना। रियल टाइम इंफॉर्मेशन पेई की सबमिट करनी पड़ेगी, वो तो करनी ही पड़ती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मंथली सैलरी पेमेंट टू HMRC इलेक्ट्रॉनिकली बाय 15 डे ऑफ ईच मंथ, बिल्कुल सही। जिस दिन आप सैलरी पे आउट करते हो आपको गवर्नमेंट को एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन, उनका इनकम टैक्स, उनकी इंफॉर्मेशन ऑफ NIC पेमेंट के टाइम पे भेजनी होती है। रियल टाइम का मतलब यहाँ सैलरी गिरी, वहां पे सिस्टम में अपलोड हुई, ये बिल्कुल सही बात है, सही है। सही है। कंपनी पे द इनकम टैक्स एंड NIC ड्यू ऑन मंथली सैलरी पेमेंट टू HMRC इलेक्ट्रॉनिकली बाय 22 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द सैलरी, बिल्कुल सही है। देखो लोगों से सैलरी काटेगी कंपनी,
उनकी इनकम टैक्स काटेगी, एम्प्लॉइज का टैक्स और एनआईसी कौन काटेगा? कंपनी काटेगी। कंपनी काट के अपने पास गवर्नमेंट को देगी। हर महीने की आप एनआईसी और इनकम टैक्स गवर्नमेंट को अगले महीने की 22 तारीख तक पे कर देंगे। यानी ये आप एक तरह से केयर टेकर हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, लोगों की सैलरी अपने पास जमा रखते हैं और गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं। कब तक पहुंचानी है? 22 ऑफ ईच मंथ आपने पहुंचानी है। ये बात समझ आती है? समझ गया। तो ये हमारे पास असेसमेंट है।